एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स कवर करने वाले हैं फॉर क्लास 8। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रेशनल नंबर आखिर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, इसको डेफिनेशन से समझते हैं। रेशनल नंबर एक ऐसे इंटीजर होते हैं जो पी/क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं एंड उनमें जो क्यू की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। चलो इसे समझते हैं। बेसिकली ऐसे इंटीजर्स जिसमें हमें बोला गया है कि जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो है, ऐसे और वो p/q के फॉर्म में। सबसे पहली बात, ये इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए पहली कैटेगरी है उसे उसका इंटीजर होना। तो इंटीजर होने से क्या मतलब है? इंटीजर होने से ये मतलब है कि वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूसरी बात हमें बोली है p/q फॉर्म में होने चाहिए। अब p/q फॉर्म तो कौन सी फॉर्म है? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म। इसमें तो फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव कौन होते हैं? पॉजिटिव कौन होते हैं हमारे? पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर। नेगेटिव मिला के हम इंटीजर कर देते हैं। जीरो जैसे ही आ जाता है ना ऐसे नंबर में, उसे हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर। अब p/q फॉर्म कौन सी होती है हमारी? फ्रैक्शंस की होती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है फ्रैक्शन कब होंगे? इफ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि ये p/q फॉर्म में है और पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन है। पहली बात हमने देख ली, इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात हमने देखी p/q फॉर्म में होता है। तीसरी कैटेगरी उसने ये बोली है कि जो p/q फॉर्म है ना, इसमें जो q है, q की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए जीरो के, यानी कि q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो q है, इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस बात से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि q की वैल्यू क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है तो ये क्या होंगे? फ्रैक्शन। तो अब इस सब से हमें क्या समझ आ रहा है? एक ऐसा इंटीजर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए एंड उसमें q का जो यानी कि जो डिनोमिनेटर है, q यानी कि डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ना वो जीरो ना हो, उस ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्या रिपीट कर सकते हैं? एक ऐसा इंटीजर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q फॉर्म में लिखा जाए और उसमें q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो अब हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ चुकी है कि आखिर रेशनल नंबर क्या होता है। तो अब और एक दो डेफिनेशन समझ लेते हैं जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ी, एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारे नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स हम सबको पता है 1 2 3। अगर हमारे सामने एप्पल्स रखे, हम उन्हें कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4। हम उन्हें इस तरह से काउंट करेंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स तो होते ही है, प्लस उनमें नेगेटिव और जीरो ही उठ जाते हैं। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है ना, इन्हीं में जीरो और नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस भी हमको पता है। पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे हो जिसमें q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है। ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव हो, p/q फॉर्म में लिखे हो और इसमें q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव अहेड। अब हमें रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, यानी कि कुछ ऐसी बातें रेशनल नंबर्स के बारे में जो वो फॉलो नहीं करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम रेशनल नंबर्स के ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ना कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है। उन्हीं प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लिखवाती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के साथ में अगर हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि हम उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल आएगा। लेट्स से a एक हमारा रेशनल नंबर है और b भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है,
और इसके साथ में हम चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इसका जो आंसर है ना, वो जो सी है वो रेशनल होना चाहिए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये कुछ जो हमारे जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड, इसमें से कौन कौन है जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है और कौन कौन नहीं करता, हम इस प्रॉपर्टी में यही पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स। अब ये पता कैसे चलेगा, हम उसको फॉलो करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, that is for any two rational numbers a and b, a plus b is always a rational number। यानी कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर हमेशा एक रेशनल नंबर आता है। आप इसमें किसी भी वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं, बस शर्त ये है दोनों की दोनों नंबर रेशनल होने चाहिए। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी ये कैटेगरी फुलफिल होती है जिसमें किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, तो उनका जो सम आता है वो भी एक रेशनल नंबर, सॉरी उनका जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद, जो डिफरेंस आता है वो एक रेशनल नंबर होता है। मल्टीप्लिकेशन, जी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी कि आप किन्हीं भी दो नंबर रेशनल नंबर्स 4 हो गया, 2 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो इनका आंसर आएगा, जो इनका प्रोडक्ट आएगा, वो एक रेशनल नंबर होगा। अब आते हैं डिवाइड पर। डिवीजन में ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, बिकॉज आप सोचो रेशनल नंबर ने क्या बोला था कि जब मुझे p/q फॉर्म में लिखा जाए तो q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, 6 ले लिया, लेट्स से इस एग्जाम्पल में 6 दिया है, और फिर उसको डिवाइड कर दिया 0 से, तो फिर तो ये 6/0 की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। और अब p/q फॉर्म वाला जो लॉ था वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। दिस मीन्स हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है वो डिवीजन के केसेस में फॉलो नहीं होती है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो होती है जी, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, हमें कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे, हमें उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके देखना और बताना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है नहीं। कैसे बताएंगे, अगर उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ये सब करने के बाद आंसर रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द अगली प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। अब इसी से रिलेटेड है हमारी अगली प्रॉपर्टी, ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मान लो एक रेशनल नंबर a है और एक रेशनल नंबर b है, ठीक है। अब मैं चाहे a प्लस b करूं, चाहे मैं b प्लस a करूं, आगे पीछे करने से, उनका ऑर्डर चेंज करने से उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट कम्युनिकेटिव, यानी कि चाहे a प्लस b करो, चाहे b प्लस a करो, दोनों में आंसर क्या रहे, c रहे। अभी प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई। यही इसमें चेक करना है कि ऐसा करने पर क्या ऑर्डर बदलने पर आंसर सेम हो रहा है। तो हम इसी को डिफरेंट केसेस में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एडिशन के केसेस में देखते हैं, हम इसमें एक बॉक्स से समझते हैं। तो जब हम किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हमने एक रेशनल नंबर ये लिया और एक रेशनल नंबर ये लिया, ठीक है, और इधर भी हमने सेम यही किया, एक रेशनल नंबर, वही रेशनल नंबर्स लिए, एक रेशनल नंबर लिया 3/8, माइनस का 3/8 और इधर प्लस का 1/7, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब दूसरी साइड भी हमने जो ये वाली वैल्यू थी जो पहले राइट साइड में थी उसको हमने लेफ्ट में रख दिया, लेफ्ट को राइट में, दोनों तरफ हमने ऐड करा, तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 56। आगे हमने एक और वैल्यू ली एक और बार। अब हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें हमने -21 को 8 से ऐड कराया और यहाँ पे 8 को फिर से -21 से ऐड करा दिया है। दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, -13। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम एडिशन के केस में दो रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इज
LHS और RHS इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, फॉलो नहीं होती है। इसको करके देखते हैं। 2/3 को जब हमने 5/4 से माइनस करा तो 12 आया। फिर इसको एक बेटर सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। मैंने 4 में से 2 को माइनस करा तो मेरे पास आंसर आया 2, मगर मैंने जब 2 में से 4 को माइनस करा तो मेरे पास आंसर आया -2। दो डिफरेंट नंबर्स। तो हम इससे ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है, सिर्फ एडिशन में होती है। ठीक है, हम इनको जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, एक साइड LHS RHS रख के। अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आता है कि क्या ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कम्यूटेटिव वाली, तो आप इसको इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कैसे होती है, लेट्स सी। देखो, हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, और हमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। फिर मैंने दूसरे केस में RHS की तरफ भी ये किया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब 6 5 जा भी 30 होता है, और सॉरी 5 6 जा भी 30 होता है, 6 5 जा भी 30 होता है। आप इसे किसी और एग्जांपल के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि LHS इस केस में भी RHS के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब आते हैं रेशनल नंबर्स के डिवीजन पे। डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, यानी कि जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या आया, 2 आया। वही मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया, 4 को 2 से डिवाइड करा फिर से। अब यहाँ पे मेरे पास में आंसर आ रहा है 1/2। तो मैं कह सकती हूँ कि इस केस में आंसर अलग, इस केस में आंसर अलग। तो ये बात कही जा सकती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो होती है, हमें ये बात समझ आई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। Believe me, this chapter is properly based on addition, basic subtraction और 2-4 properties पे based है, and this chapter is really simple. Associative property। अब associative property क्या होती है, कुछ कम्यूटेटिव जैसी, मगर इसमें बस टर्म्स बढ़ जाते हैं, यानी कि नंबर्स बढ़ जाते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें क्या करना होता है, सपोज करो 3 नंबर लिखे हैं, यहाँ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं A B C, ठीक है, 3 नंबर है A B C और इधर भी। अब हम पहले अगर B और C को और हमने ब्रैकेट लगा दिया B और C पे, अब पहले हम BC को ऐड करेंगे, फिर हम A को ऐड करेंगे, राइट। और फिर हमने इसको चेंज करा, अब हमने A और B पे ब्रैकेट लगाया और ऐड करा C को अलग से। तो हम इससे क्या देख पा रहे हैं, क्या दोनों को ऐड करने में कुछ फर्क आ रहा है आंसर में? अगर आ रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है हमारे वो जो ऑपरेशन है हमारा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इसको इजीली समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे कि मैंने लीजिए 2 + 4 + 4, ठीक है, ये मेरा ऑपरेशन या फिर अलग वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक हियर 6, ठीक है। ये मैंने 3 नंबर ले लिए रैंडम, मुझे ऐड करना है, और इस साइड में मैंने यही 2 + 4 + 6। अब इसमें ऐसा तो नहीं तीनों को एक साथ ऐड कर दे, नहीं, पहले 2 होंगे फिर तीसरा होगा, राइट। तो अब हम इसमें ब्रैकेट प्लेसमेंट करने वाले हैं, पहले 2 और 4 पे, और दूसरी साइड मैंने ब्रैकेट को प्लेस करा 4 + 6 पे। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 + 2 कितना होता है, 6, और यहाँ पे आंसर आ गया 12। अब इधर 4 + 6 बताइए, 10 + 2 12। तो यानी कि LHS जो था हमारा वो RHS के इक्वल हो जाता है। इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस प्रूफ। तो ये बात हमको समझ आई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन में फॉलो होती है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, क्या ऐसा हो रहा है। देखो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 2 - 6 - 5, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो आंसर। 2 - 6 - 5, ठीक है। देखो
अब ब्रैकेट लगा लो इधर और इधर। अब हम क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट का प्लेसमेंट अलग अलग रखा है, जो ऑर्डर है ब्रैकेट लगाने का वो अलग है, ठीक है। 2 - 6 कितना है, -4 -5, -4 + -5 = -9, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे -6 और -5 को जब हम करेंगे तो ये आएगा -11, 2 माइनस का आंसर क्या आएगा 9। तो इस केस में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर गई, पर क्या हर केस में करेगी? चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 2 की जगह पे हम ले लेंगे यहाँ पे 10 - 9 - 8, ठीक है। और इधर क्या लेंगे, 10 - 9 - 8, ब्रैकेट प्लेस करिए। तो क्या यहाँ पे भी फॉलो करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो 9 - 10 1 होता है, 1 - 8 कर लो, 10 - 9 - -1, अब माइनस का 8 और 1 कितना आएगा इधर 9, और इधर कितना आएगा 7 माइनस का। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी फेल हो जाती है सब्ट्रैक्शन के केस में। तो हमको ये बात समझ आ गई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे वर्क करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे वर्क करती है और कहाँ पे नहीं करती है। तो लेट्स मूव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हमने LHS में कोई भी एक ले लिया चीज मल्टीप्लाई करने के लिए। हमने पहले क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करा 4 से 5 से, ठीक है। अब इधर फिर से वही 2 को 4 से 5 से, ठीक है। अब हम इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों को करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको करेंगे। हमने ब्रैकेट प्लेसमेंट बदला है एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग। 4 2 = 8 मल्टीप्लाई 5, 4 5 = 20 × 2, अब 8 5 = 40 है ना, एंड 20 × 2 40। तो ये बात हमें क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। डिवीजन, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अगर हम ऑर्डर बदल देंगे तो वही कम्यूटेटिव वाली चीज हो जाएगी कि ऑर्डर चेंज हो रहा है इसीलिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि पेयरिंग पे सब डिपेंड करता है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, जिसमें हम 3 डिफरेंट नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि LHS में रिजल्ट अलग है, RHS में अलग है, तो डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होती। अब ये सेम कम्यूटेटिव जैसा था कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो हुआ मगर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हुआ। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसको हम मतलब यूज भी कर सकते हैं फॉर आवर बेसिक कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इट्स अ वेरी सिंपल येट कॉम्प्लेक्सिव लॉ। इसमें क्या रहता है कि एक साइड में अगर आपका जो है नंबर, आपके पास 3 नंबर होंगे, इसमें ABC सबसे पहली बार, A नंबर ब्रैकेट के बाहर है और B + C लिखा है, तो वो बराबर होगा और जब AB + AC के, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझते हैं। मान लो कोई भी नंबर लिखा है, यही वाला एग्जाम्पल में आपको थोड़ा ब्रीफ में लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर लिखा है 4 6 + 2, राइट, यही था ना एग्जाम्पल, हाँ 4 6 + 2। लेट्स सी, अब हम ये बात समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 + 6 2 = 12, 12 4 है ना, और फिर ब्रैकेट खोल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 48 आ गया। मगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना होता है। हम पहले ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? पहले 4 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 4 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा सुनिए, पहले 4 को हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, पहले 4 को हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 को हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 4 को इससे, है ना, फिर 4 को इससे। अब ये बात तो हमको समझ आ गई, ठीक है। अब करके देखते हैं। 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 2 ज़ा 8। अब मेरे को बताइए कि हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। 4 8 प्लस 4 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। यह आंसर आ जाता है हमारा 32। तो क्या हमें बात समझ आ गई कि कैसे ये लॉ काम करता है। अब एक बार पहले पिछला एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। तो आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। 6 प्लस 2 कितना होता है 8, ठीक है, और 4 8 ज़ा 32। 6 प्लस 8 6 प्लस 2 8 होता है हमारा, और 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है ना। अब वही चीज प्रोसेस हमने किया, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा, है ना। अब 4 6 ज़ा और 4 2 ज़ा दोनों 8 24 8 24 32, वही चीज है सेम, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये होते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम बेसिकली उसको जैसे सिंपल ही करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करके ना कर कर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे चलते हैं। द रोल ऑफ जीरो, जीरो की क्या आइडेंटिटी होती है और 1 की क्या आइडेंटिटी होती है। ये दो बेसिक से सिंपल सी जनरल नॉलेज की बातें हैं और बहुत ही सिंपल है। देखो, जीरो की आइडेंटिटी ये कहती है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर से जीरो को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जीरो के ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो होगा क्या, होगा ये कि हमें वो सेम नंबर मिल जाएगा। इसीलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि अगर किसी भी नंबर को उसकी आइडेंटिटी ढूंढनी है तो उसको जीरो से ऐड कर दो, बस। 2 को खुद की आइडेंटिटी ढूंढनी है, उसको जीरो से ऐड कर दो। 3 को खुद की आइडेंटिटी ढूंढनी है, उसे हम जीरो से ऐड कर देंगे। रोल ऑफ 1 का क्या रोल होता है। अब 1 से कैसे आइडेंटिटी ढूंढी जा सकती है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हम उसमें ये देखते हैं कि वो सेम नंबर आता है, और इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो सेम नंबर आएगा। 2 × 1 1 होता है, 10 × 1 10 होता है। तो ये बात हमको पता है। तो 2 × 1 1, 10 × 10 1 10, यही होती है आइडेंटिटी 0 और 1 की। अब देयर आर सम वर्कशीट क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ। द एडिटिव इनवर्स x h 5/6 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम ना ये जो हमारी जो प्रॉपर्टीज अब तक हमने पढ़ी है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी ट्राई आउट कर सकते हैं। प्लस आई विल गिव यू आउट सम होमवर्क क्वेश्चन, और इसके साथ में मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक होमवर्क शीट भी अटैच कर दूंगी विच यू कैन ट्राई आउट विद योर आंसर्स, ठीक है। सो now it's time to try out some questions based on the properties which we have learned till now, a mixed exercise. Now one more important topic which we need to discuss in this chapter is representation of a rational number on number line। यानी नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर का representation कैसे होगा। देखो, इसको करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, वो नंबर ले लेना है, ठीक है, और एक रेशनल एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद में हमको अपना नंबर देखना है। सपोज करो मेरे पास नंबर है 5/3, ठीक है। 5/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है। अब 5/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अगर वो नंबर इस टाइप के फॉर्मेट में लिखा है दैट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो। सबसे पहला काम यही है। तो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 2 - 3, ये हो गया। यानी कि अब हम इससे क्या समझ सकते हैं कि
1 होल और 2/3 पार्ट किसी चीज का, ठीक है। तो अब हम अपनी नंबर लाइन बनाएंगे नॉर्मली, 0, -1, -2, इधर भी वही हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, यहां से मेजर टास्क, जितना डिनोमिनेटर में नंबर है ना अपनी लाइन को उतने टुकड़ों में या पार्ट्स में बांट दो, ठीक है। 3 है तो 1 1 1 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। यहाँ पे हमारा हो गया काम। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे डाल दो आपका दूसरा नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, ओके। अब हमें यहाँ पे इतनी बात समझ आ गई कि हमको 0 1 2 3 4 0 -1 -2 करना है। यहाँ पे अब हमें ऊपर वाला नंबर देखना है। अब डिनोमिनेटर का काम हो चुका है, हमें जितने टुकड़ों में बांटना था हमने बांट लिया, इसका भी काम हो चुका है साइड में 1। अब हमको इसको न्यूमरेटर में करना है। न्यूमरेटर में जो नंबर दिया है उतना ब्लॉक पे आपको मार्क लगा देना है अपने नंबर का। दैट इज न्यूमरेटर में 2 दिया है तो फिर 1 2, सेकेंड ब्लॉक ये रहा, यानी कि इस जगह पे हमारा नंबर 5/3 होगा। अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन की कहानी है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी है। अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सपोज करो या 3/5 होता तो क्या करते हम, तो क्या होता, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो सपोज अगर आपको 3/4 करना होता तो आप ये करते, पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस लाइन पे हम 0 डालते, दैट इज द मिडिल, -1 और -2 लिखते इस साइड। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो हमारा पॉजिटिव साइड है यहाँ पे हमें, अब क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमेशा 0 से कम होता है, क्या, लेस देन 0। ये हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ऑलवेज लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 है तो ये इसका रेंज कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा वो 0 1 के बीच में लाई करेगा। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल पहले वाले की तरह, जितना डिनोमिनेटर में नंबर है उतने ही पार्ट्स में उस पर्टिकुलर सेगमेंट को डिवाइड कर दो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट होते ही 1 हो जाएगा प्रॉपर। 4 पार्ट होती है 1 कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। मैं आपको समझा देती हूँ। ये होता है 1/4, ये होगा हमारा 2/4, ये हो गया हमारा 3/4 और ये हमारा 4/4। 4/4 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। अब ये 1/4 पार्ट, ये 2/4 पार्ट, 3/4 पार्ट, हमें क्या मार्क करना है, 3/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा पार्ट है 1/2 3/4 मार्क करना है हमको, 3/4। ऐसे हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन को कर सकते हैं। अब अगर आपको डेसिमल दिया है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर लो, और प्रॉपर दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उसको कर ही सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू represent a number on number line. So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming with the next chapter and you'll get the notes in the description box.